अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। ओके जी, लेट्स हैव अटेंडेंस फर्स्ट और उसके बाद फिर हम आज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब्दुल हनान, अब्दुल मुक्सित, अब्दुल रहमान, अहमद अली, अहमद रजा। जी ठीक है अहमद। अमीर हमजा, अनम भट्ट। जी ठीक है बच्चे। अरबाज महमूद। प्रेजेंट सर। जी ठीक है अरबाज। बिलाल यूसुफ, दुआ अजहर। प्रेजेंट जी सर। जी ठीक है बेटा। ईमान फातिमा। प्रेजेंट सर। ठीक है बेटा। फरमान करीम। प्रेजेंट सर। जी ठीक है फरमान। फतूमा इकबाल। हाजरा अनीस। जी ठीक है बेटा। हमजा सईद। जी ठीक है हमजा, थैंक यू। हारून आमिर। हारून आमिर। हसन मुज्तबा। जी हसन, थैंक यू। मोइज सलीम। अब्दुल्ला कामरान। जी ठीक है। मोहम्मद अहमद। जी ठीक है अहमद। आकिब सलीम। फैजान अमीन। जी फैजान ठीक है। सलाहुद्दीन। ठीक है सलाहुद्दीन। उमर महबूब। जी ठीक है उमर। उसामा तारिक। साद शिराजी। जी ठीक है साद। सैफ अली। सैफ अली। सलमान भट्ट। समीर वाहिद। सना हमीद। सरफराज फिदा। यस सर। जी ठीक है सरफराज। शाजीन अहमद। जी ठीक है बेटा। शामजे अंजुम। जी ठीक है। शाहजेब सरवर। प्रेजेंट सर। जी ठीक है शाहजेब। शिराज अली। प्रेजेंट सर। जी ठीक है। सैयद नकी हैदर। जी ठीक है नकी।
तलहा फारूक, ठीक है तलहा। जिशान इश्तियाक, ठीक है जिशान। जिशान रियासत, Yes, sir. Present Nishan Riasat. जी ठीक है जिशान। जुबैर मोहम्मद, जी ठीक है जुबैर। ओके जी। अच्छा जी, एक वो आपने देखा होगा कि मैंने एलएमएस पे ना असाइनमेंट जो है वो अपलोड की है। हम ऐसा करते हैं एक दफा उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा पहले कुछ लोगों की अटेंडेंस है। अब्दुल हन्नान आपकी अटेंडेंस हो गई है। उसके बाद है उसामा तारिक, एक मिनट। उसामा तारिक, जी उसामा आपकी अटेंडेंस भी हो गई बेटा। फैजान, एक मिनट। फैजान, हाँ जी फैजान आपकी अटेंडेंस भी हो गई है, ठीक है। सर मोइस लिम की भी लगा दें, उसका माइक नहीं है। जी बेटा। मोइस लिम। मोइज, अच्छा मोइज की अटेंडेंस भी हो गई, ठीक है। ओके जी, ये आपकी असाइनमेंट है। असाइनमेंट की जो ड्यू डेट हमने रखी है वो है 26 अप्रैल को शाम 5 बजे तक। तो उसमें आपको वीकेंड जो है वो मिल जाएगा, सैटरडे संडे। तो मेरा ख्याल है कि ये आपके लिए इजी होगा कि अगर आपको वीक के अंदर टाइम नहीं मिलता, क्योंकि वो बच्चों ने कुछ ने मेल की थी कि उनके कैपस्टोन 1 है और बाकी दूसरी इस किस्म की चीज़ें हैं। तो मेरा ख्याल है वीकेंड पे आप बैठ के ये असाइनमेंट कर सकते हैं। क्या ख्याल है, ठीक है जी? ये 26 अप्रैल तक टाइम। ये 26 तक, जी ठीक है 26 सर। मंडे को आती है बाय द वे, नेक्स्ट मंडे को। मंडे 5 बजे। हाँ मंडे 5 बजे, यानी कि अफ्तारी से पहले पहले तक। आइडिया ये है, यानी 5 से 6 भी बच सकते हैं। खैर सारी दे देंगे। ठीक हो गया। ओके जी, मेरा ख्याल है इस पे किसी को इतराज नहीं। ओके जी, मैं आपको ब्रीफ सा आइडिया दे देता हूँ कि इस असाइनमेंट में करना क्या क्या। अच्छा सबसे पहले ये जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये असाइनमेंट जो है ना, ये आपने एलएमएस पे, मैं इसका फोल्डर बनाऊंगा, उस फोल्डर में आपने एक सिंगल पीडीएफ फाइल और ये हैंड रिटन जो आपने करने हैं ना नोट्स, उन हैंड रिटन नोट्स की तस्वीरें खींच के आपने पीडीएफ फाइल बनानी है। दूसरी बात यह है कि जो पीडीएफ फाइल है ना, ये एलएमएस पे 3 MB से ज्यादा की अपलोड नहीं हो सकती। तो आपने ये पीडीएफ फाइल बना के उसको कंप्रेस कर लेना है। उसके लिए ऑनलाइन बहुत सारी यूटिलिटी मिलती हैं। एक जो मेरी पर्सनल फेवरेट है उसका नाम है आई लव पीडीएफ। आप गूगल करेंगे तो आपको और भी बहुत सारी मिल जाएंगी। तो उसमें आप किसी भी पीडीएफ फाइल का साइज जो है ना, अपनी मर्जी से कम कर सकते हैं। तो आपने इसका साइज इतना कम नहीं करना है कि कुछ नजर ही ना आए। आपने इसका साइज बस 3 MB से थोड़ा सा कम कर लेना और वो आपने अपलोड कर देनी है, ठीक है। सर ये इतना ज्यादा नहीं करते, कंप्रेस मैंने किया था वो 3.5 MB से 3.2 तक कर देते हैं बस। तो सर ये अगर अच्छा ड्राइव में रख के लिंक शेयर कर दें। यार, ड्राइव में लिंक शेयर करने का मसला ये है कि जब 50 बच्चे लिंक शेयर करेंगे और किसी का मिस हो जाएगा ना, तो उसके 8 नंबर का मसला हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास तो आपको पता है, आप तो एक हैं लेकिन मैंने तो बहुत सारे बच्चों को देखना होता है ना। तो मेरे लिए ईमेल के अंदर एक स्टॉर्म मच जाएगा और वो मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। अच्छा। अच्छा दूसरी जो एक फेवर आपने करनी है, आप लोगों ने तस्वीरें खींच के जिप नहीं करनी, जिप करके मुझे नहीं भेजनी, क्योंकि तस्वीरें चेक करना जो है ना वो एक नाइटमेयर है। तो आपने एक सिंगल फाइल बनानी है, आपने तस्वीरें जिप करके मुझे किसी बच्चे ने नहीं भेजनी, ठीक है? वरना सर उस पर कैम पेनल्टी स्कैनर से लगेगी। काम चल जाएगा ये पीडीएफ का? हाँ हाँ बस बिल्कुल चल जाएगा। अगर आप कंप्यूटर पे बैठे हैं तो तस्वीरें खींचे, उसके बाद जो है वो किसी भी गूगल में लिखें पीडीएफ क्रिएटर, आपको ऑनलाइन टूल्स के ढेर मिल जाते हैं। तो इट शुडंट बी अ चैलेंज पीडीएफ बनाना, क्योंकि मैं खुद भी ब्राउजर से ही बनाता होता हूँ पीडीएफ।
मतलब ये आपको कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या ढूंढने की जरूरत नहीं। जो भी यूजुअली आपको यूटिलिटी चाहिए होती है वो आपको ऑनलाइन वर्जन उसका कोई ना कोई मिल जाता है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। तो अगर वो अपना वाटर मार्क वगैरह लगा ले तो खैर है, कोई मसला नहीं। मतलब कई कई एप्लीकेशंस को आदत होती है कि वो बना देती हैं फ्री, लेकिन अपना वाटर मार्क लगा देती है, तो खैर है, लगा लेने दे, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि आपने ये सारा सारा हैंड रिटन होना चाहिए, ठीक है। आपने टाइपिंग जो है ना, जो इसमें कुछ क्वेश्चन है जो लगता है कि वो टाइप करके वर्ड पे किए जा सकते हैं, लेकिन वो आपने हैंड रिटन ही करने हैं, ठीक है। ओके जी, क्वेश्चन 1 बड़ा सिंपल सा है। कन्वेंशनल एमएल और डीप लर्निंग में कोई 3 फर्क, 4 नहीं 5 फर्क जो है वो आपने ढूंढने और बताने। अच्छा, ये 1 लाइनर होने चाहिए, ये पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। यानी 1 2 3 4 5, इट शुड बी लाइक 1 2 3 4 5। ये आपने एक पैरे के अंदर बहुत सारी स्टोरी नहीं लिखनी, ठीक है। तो और मैक्सिमम 5 सेंटेंस होने चाहिए, कोई एक्स्ट्रा यानी उसमें इंफॉर्मेशन सर नहीं। यानी कि एक लाइन लगा के साइड पे इसमें क्या था उसमें क्या था, इस तरह। हाँ, ऐसे भी कर ये भी सकते, ऐसे भी कर सकते हैं ये, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं जी कि डीप लर्निंग जो है ये फलां काम करती है जो कन्वेंशनल नहीं करती। अब ये एक ही जुमला बन गया, सही है। ओके ओके। हाँ, तो ये दोनों अरेंजमेंट चल सकते हैं। मतलब आप अगर दरमियान में लाइन लगा के कंपैरिजन करना चाहते हैं कर सकते हैं, दैट इज फाइन। लेकिन सेंटेंसेस जो है ना वो दोनों मतलब अगर आपने दरमियान में लाइन लगानी है तो दोनों केसेस में 10 से ज्यादा ना हो। अगर आपने 1 लाइनर लिखना है हर पॉइंट तो फिर 5 से ज्यादा ना हो। ओके जी, इसमें ये फैक्टर्स आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किए थे। एल्गोरिदम था, फिर डेटा था, फिर कंप्यूटिंग पावर थी, जीपीयू थे। तो ये क्वेश्चन 2 में आपने इनको थोड़ा सा एलेबोरेट करना है, लेकिन ये 5 6 लाइनों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी लंबी स्टोरी नहीं लिखनी। आप बेहतर ये है कि आप सोचें और अपनी अंडरस्टैंडिंग लिख दें, ठीक है। कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप अगर सोच के खुद लिखेंगे ना तो वो कोई अगर आपके कंसेप्ट के अंदर प्रॉब्लम होगा ना वो भी ठीक हो जाएगा। और एक्चुअली इस असाइनमेंट का यही मकसद है। इट्स नॉट एन असाइनमेंट फॉर एन असाइनमेंट का जी मजबूरन असाइनमेंट देनी है तो मजबूरन करनी है। तो ये अगर आप इसको ध्यान से करेंगे ना तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को काफी बेहतर करेगी ये असाइनमेंट। ओके जी, क्वेश्चन 3 जो है इसके तो अब आप लोगों को वैसे ही एक्सपर्ट हो जाना चाहिए। इस पे हमने कोई 1 2 लेक्चर मेरे ख्याल लगा लिए हैं। तो हमने सारी ये जो नॉन लीनियरिटीज या एक्टिवेशन फंक्शंस हैं इनको हमने इनके ग्राफ भी देखे थे, फिर इनकी हमने रेंज भी देखी थी। तो आपने जो क्वेश्चन 3 है अब वो आपके लिए मेरा ख्याल है मुश्किल नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन 4 जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें अगर हम एनोटेट कर सके। हाँ, अच्छा, क्वेश्चन 4 में ना पहले आपने अज्यूम करना है कि ये जो फंक्शन है ना ये सिग्मोइड है, और उसके मुताबिक फिर आपने ये WIXI+B कैलकुलेट करना है, और फिर इसकी आपने एक्टिवेशन यानी Y कैलकुलेट करना है। ये फॉरवर्ड पास है, ठीक है। उसके बाद आपने अज्यूम करना है कि अब ये फंक्शन जो है ये tan h है, फिर आपने tan h से इसको सॉल्व करना है। उसके बाद आपने अज्यूम करना है कि अब ये रीलू है, और उसके बाद आपने इसको रीलू के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। वेट्स और इनपुट्स और बायस जो है वो मैंने इधर दी हुई है। तो ये आपने फॉरवर्ड पास जो है सॉल्व करना है यूजिंग गिवन वेट्स एंड इनपुट वेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट में आपने कंप्यूटेशनल ग्राफ ड्रॉ करना है इस एक्सप्रेशन का। इसमें आपने फॉरवर्ड पास दिखाना है और उसके बाद आपने बैकवर्ड पास दिखाना है। अच्छा, फॉरवर्ड पास के एरोज जो हैं वो कोशिश करें कि ब्लैक पेन से अगर हैं तो बैकवर्ड पास के एरोज रेड या ग्रीन या ब्लू या किसी और कलर के पेन से हो, ताकि मुझे अच्छी तरह आइडिया हो जाए कि आपने बैक प्रोपगेशन किस तरह ड्रॉ की है, ठीक है। तो बैक प्रोपगेशन आपने इस तरह इसकी ड्रॉ करनी है, पूरा कंप्यूटेशनल ग्राफ। क्वेश्चन 6 में सिर्फ आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग लिखनी है कि बैक प्रोपगेशन क्या होती है और ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है और वेट अपडेशन कैसे होती है। अगेन बहुत लंबी स्टोरी नहीं चाहिए, मैक्सिमम 1 पैराग्राफ, लेकिन रेलेवेंट हो। नेट से ढूंढ के विकीपीडिया से कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि वो मुझे पता चल जाएगा और फिर उसका नुकसान होगा, ठीक है। अपनी अंडरस्टैंडिंग लिखनी है, विकीपीडिया या नेट या PDF से कॉपी पेस्ट नहीं करना। हाँ, उधर से पढ़ लें
और अपनी जुबान में लिख लें, ये ठीक रहेगा। सही है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने फॉरवर्ड पास कैलकुलेट करना है। ये आपको याद होगा कि हमने फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क जब पढ़ा था, जब हमने फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क पढ़ा था तो हमने देखा था कि उसमें मल्टीपल हिडन लेयर्स हो सकती हैं। तो इस केस में मैंने एक फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क दिया है जो कि आपको कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। अगर मैं एनोटेट कैसे करूंगा, ऐसा, ये वाला आपने करना ये है कि आपने ये हिडन लेयर के आपको वेट्स दिए हैं, ये हिडन लेयर के वेट्स हैं, ये इनपुट लेयर है। इसमें आपने पहले इस न्यूरॉन की आउटपुट कैलकुलेट करनी है, फिर इसकी आउटपुट कैलकुलेट करनी है, और फिर इन दोनों का आपने लॉस कैलकुलेट करना है। ठीक है, लॉस। तो लॉस जो है वो मैंने मेरा ख्याल नीचे मेंशन किया हुआ है जी। तो और आपने लॉस कैलकुलेट करने के लिए वही नेगेटिव लॉग लॉस यूज करना है जो हमने आपको बताया लॉजिस्टिक रिग्रेशन न्यूरल नेटवर्क में यूज किया था। अच्छा, तो इसमें आपने बैकवर्ड पास नहीं करना, सिर्फ फॉरवर्ड पास करना है, और दो आउटपुट्स हैं क्योंकि आउटपुट आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो दो हैं, तो दोनों को आपने अलग-अलग सॉल्व कर लेना है। ओके जी, क्वेश्चन सर 8 जी बेटे। सर इसमें ये ऊपर वाले क्वेश्चन में सर वो लिखा हुआ था कि एक हिडन लेयर के लिए आपने रिल्यूट यूज करना है और एक के लिए सिग्मॉइड। सर वो नहीं समझ आया सर। इससे ऊपर ये डायग्राम से ऊपर लाइन जी जी है। जी जी बेटे, देखे ना, ये अगर आपकी हिडन लेयर 1 है तो इसमें भी जाहिर है कोई ना कोई नॉन लीनियरिटी होगी, और ये हिडन लेयर 2 है तो इसमें भी कोई ना कोई नॉन लीनियरिटी होगी। क्या ख्याल है, सही बात है? जी सर। तो मैंने ये अर्ज किया कि ये दोनों जो ऑरेंज, ये जो ऑरेंज हिडन लेयर्स हैं, इसमें आपने कौन सी नॉन लीनियरिटी यूज करनी है? सिग्मोइड, ये वाली। ठीक है। और ये जो ग्रीन वाले न्यूरॉन है इनके लिए आपने क्या यूज करना है? रीलू। ठीक है बेटा, क्लियर है? ओके सर। अच्छा जी, क्वेश्चन 8 वैनिशिंग ग्रेडियंट हमने काफी थॉरोली डिस्कस किया था। इसको लिख दें, इसके डिसएडवांटेज लिख दें, और फिर आपने ये बताना है कि वैनिशिंग ग्रेडियंट को सॉल्व कैसे करते हैं। मेरा ख्याल मैंने ये भी डिस्कस किया था। उसके बाद फिर हमने देखा था कि रीलू अगर यूज करें तो एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट का प्रॉब्लम अगर होता है तो आपने बताना है कि एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट क्या होती है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, और इसका सलूशन मेरा ख्याल है मैंने बताया था। अगर नहीं बताया था तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए हम ग्रेडियंट क्लिपिंग यूज करते हैं। ठीक है, बस मैंने यही वर्ड बताना है, ग्रेडियंट क्लिपिंग। आपने सर्च करना है कि ग्रेडियंट क्लिपिंग एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट को कैसे सॉल्व करती है। तो दिस इज द असाइनमेंट। अब असाइनमेंट से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। ओके जी, क्लियर है, जबरदस्त। सर ये असाइनमेंट तो ना हो, ये तो मिड ही हुआ। नहीं नहीं, असाइनमेंट है, और इसके अच्छा हाँ, एक खास बात ये है, इस असाइनमेंट के 6 से 8 एब्सोल्यूट नंबर है। ठीक है, और दूसरी एक और भी इसमें खास बात है। वो खास बात ये है कि हमने पूरी क्लास में से ना 15 से 20 बच्चे सैंपल करने हैं, और उन बच्चों का वाइवा होगा और उनके नंबर वाइवे पे लगेंगे। ओके सर। ठीक है, तो आपने ना ध्यान से अंडरस्टैंड करके देखे। अभी 6 है लेकिन हो सकता है मैं इसके 8 नंबर कर दूं, तो यार 8 एब्सोल्यूट मार्क्स बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं। तो यार आपको 8 एब्सोल्यूट की एफर्ट इस पे करनी चाहिए। और फिर जो जो सैंपल में बच्चे आएंगे ना, उनका फिर वाइवा जो है वो मेरा टीए कंडक्ट करेगा, या हो सकता है मैं भी उस वक्त अवेलेबल हूँ। तो उनके मार्क्स सोलली वाइवे की परफॉर्मेंस पे लगेंगे। यानी कि अगर उन्होंने वाइवे में अच्छा परफॉर्म ना किया तो हम ये समझेंगे कि उन्होंने अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं की, उन्होंने सिर्फ ना ये असाइनमेंट सर से उतारी है। तो सर से उतारी असाइनमेंट के 8 एब्सोल्यूट नंबर तो नहीं मिल सकते ना, ये तो आप भी मेरे से सर एग्री करेंगे सारे। तो बस आपने ना इसको जरा ध्यान से ना इस असाइनमेंट को करना है क्योंकि इसकी एब्सोल्यूट वेटेज काफी ज्यादा है। ठीक है, ओके जी, कोई और क्वेश्चन जहन में है किसी बच्चे पे तो पूछ लें।
अच्छा जी, इसके बाद एक जो अगली चीज हमने डिस्कस करनी है वो ये है कि टाइम आ गया है आपके क्विज 1 का। क्विज 1 के लिए 2 डेट्स हैं आपके पास, या तो आप क्विज 1 27 अप्रैल को दे दें या आप 30 अप्रैल को दे दें। कब देना चाहेंगे आप क्विज 1? सर 26 को असाइनमेंट कंप्लीट हो गई थी, 26 30 को ले क्वेश्चन लें। भाईजान असाइनमेंट तो 26 को कंप्लीट हो जाएगी, मैंने आपको 27 और 30 कहा। हाँ जी, तो सर 30 ठीक है ना? 30 ठीक है जी, जी सर। चलो जी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये क्विज आपका 10 एब्सोलूट मार्क्स का होगा, ठीक है? तो इसको आपने 10 एब्सोलूट नंबरों की अटेंशन देनी है। मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आप ये ना कहेंगे सर आपने हमें बताया नहीं था। तो दिस इज गोइंग टू बी 10 एब्सोलूट मार्क्स। और ये क्विज सर एमसीक्यू टाइप होगा। एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और मैथ। आपको पता है कि न्यूरल नेटवर्क्स में भी मैथ है, तो वो मैथ जो है वो मैं आपको टफ टाइम देने के लिए यूज कर सकता हूँ। सर 30th से कोई एक डेट आगे नहीं हो सकता? नहीं बेटा, क्योंकि उसके बाद मिड का टाइम आ जाएगा। सर क्योंकि 29 को मिड है हमारा। तो बेटा मैं आपको सर फिर 10 दिन पहले बता रहा हूँ, नहीं सॉलिड जी 10 सर। डेज पहले बता रहा हूँ। क्या ख्याल है? सर मेरे ख्याल में जी जब सर। अगर असाइनमेंट कर लेंगे तो क्विज भी हो जाएगा। मैं एग्जैक्टली मेरा भी यही ख्याल है कि आप 26 तक जब आप एक दफा असाइनमेंट कर लेंगे ना, तो ये क्विज जो है ना, इट शुडंट बी अ चैलेंज फॉर यू। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इसमें हमने मैक्सिमम तकरीबन हर टॉपिक जो हमने डिस्कस किया है ना वो बड़ा थॉरली डिस्कस कर लिया। तो इसके बाद आप क्विज के साथ काफी कंफर्टेबल हो जाएंगे। क्विज एलएमएस पे ही होगा हस्ब मामूल, और वही जैसा कि मैंने अर्ज किया, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, और कोई 2-3 जो है वो इस तरह के होंगे कि उसमें आपने लिखना होगा जी कि ये चीज को सॉल्व करें तो इसका आंसर क्या आता है। तो वो आंसर आप कैलकुलेट करके सिर्फ उधर लिख देंगे। आंसर ठीक होगा तो जबरदस्त काम हो जाएगा, वरना गैर जबरदस्त काम हो जाएगा। अब जबरदस्त का अपोजिट क्या होता है ये मुझे नहीं पता, सॉरी। मिड सर ऑनलाइन होंगे? जी जी, ऑनलाइन ज़ाहिर है, हर चीज मिड मिड भी ऑनलाइन ही होगा यार, आजकल कोरोना के हालात बहुत सख्त है, तो इसलिए आपके मिड भी ऑनलाइन ही होंगे। ठीक है, सर क्विज के लिए कितना टाइम देंगे आप? क्विज के लिए 1 घंटा, 1 आवर। मतलब जो क्लास का टाइम है एग्जैक्टली वही टाइम होगा। क्लास के स्टार्ट में क्विज ओपन कर दूंगा मैं, और क्लास जब वाइंड अप होगी तो क्विज क्लोज कर दूंगा। That's it. किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वैसे ये मैं एलएमएस पे भी लिख दूंगा कि अगर कोई बच्चे नहीं आए तो वो बेचारे जो है सरप्राइज ना मिल जाए उनको अनप्लेजेंट किस्म। तो एलएमएस पे भी मैं लगा दूंगा क्विज की डेट 30th अप्रैल को क्विज 1 हो रहा है जी, ठीक है? उसके बाद फिर हमको मिड की डेट भी डिसाइड कर लेंगे। ओके जी, ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो हमने डिस्कस करनी थी, और अगर आपके जहन में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं तो पूछ लें, अदरवाइज फिर हम आज का जो टॉपिक है उसकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया जी, गुड। ओके जी, इस वक्त तक आप लोगों को व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा होना चाहिए। आ रहा है सबको? यस सर। जी बेटा, ठीक है। ओके जी, लास्ट टाइम आपको याद है कि वी वर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट नॉन लीनियरिटीज, जिनको हमने एक्टिवेशन फंक्शंस या न्यूरॉन्स का नाम भी दिया था। तो हमने पहले सिग्मॉइड डिस्कस किया था, उसके प्रोस एंड कॉन्स डिस्कस किए थे। उसके बाद फिर हमने रीलू डिस्कस किया था, और उस 10H और फिर रीलू के जो कॉन्स थे उनको करेक्ट करने के लिए हमने उसके डिफरेंट वेरिएंट्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमने लीकी रीलू डिस्कस किया था, पैरामीट्रिक रीलू डिस्कस किया था, और फिर एक्सपोनेंशियल रीलू डिस्कस किया था।
अच्छा, यूजली अगर आप मशीन लर्निंग की एप्लीकेशंस देखें तो हमें जो काम करने पड़ सकते हैं, वो पहला काम जो यूजली हम करते हैं वो होता है बाइनरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, बाइनरी क्लासिफिकेशन बड़ा आसान सा प्रॉब्लम है कि जी गिवन आपके पास इनपुट के तौर पे अगर एक पेशेंट है तो आपने चेक करना है कि उसको कोरोना है या नहीं है। या हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था कि गिवन इमेज कैट है या नॉन कैट है। तो इस किस्म के प्रॉब्लम बाइनरी क्लासिफिकेशन है के प्रॉब्लम है। और इस किस्म के प्रॉब्लम में आउटपुट लेयर पे आपको पता है कि आप सिग्मॉइड भी यूज कर सकते हैं, और आउटपुट लेयर पे आप 10H भी यूज कर सकते हैं। फिर एक दूसरी तरह के प्रॉब्लम जो हमें सॉल्व करने पड़ते हैं उन्हें हम कहते हैं रिग्रेशन प्रॉब्लम्स। रिग्रेशन प्रॉब्लम्स की खास बात यह है कि इनमें आपने स्कोर प्रेडिक्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको पिछले 100 मैचेस में बाबर आजम का स्कोर दे दूं, तो अब मैं आपसे कहूंगा कि 101 मैच जो है, नेक्स्ट मैच जो है, उसमें उसका स्कोर प्रेडिक्ट करें। अब इसमें कोई क्लास नहीं है, इसमें एक स्कोर है। ठीक है ना। सिमिलरली एक और एग्जांपल जो हमने देखी तो वो आपको याद होगा कि मैंने हाउस प्राइस प्रेडिक्शन पे हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था जब न्यूरल नेटवर्क पढ़ने स्टार्ट किए थे। तो उसमें हमारे पास हाउस प्राइस पेयर थे जिसमें हम मॉडल ट्रेन करते थे। उसके बाद मैंने आपको एक हाउस के फीचर्स दे दिए थे और आपसे कहा था अब आप इस हाउस की प्राइस जो है वो प्रेडिक्ट करें। तो ये जो प्राइस है ये भी आपको पता है कि ये एक कंटिन्यूअस वैल्यू है, डिस्क्रीट नहीं है। यानी कि ये 10.2 भी हो सकती है और ये 100 पॉइंट कुछ और भी हो सकती है। एसेंशियली इट्स अ स्कोर। तो जितने भी प्रॉब्लम्स में हमने स्कोर कैलकुलेट करना होता है उन्हें हम रिग्रेशन प्रॉब्लम्स कहते हैं। अच्छा, रिग्रेशन प्रॉब्लम भी आप न्यूरल नेटवर्क से सॉल्व कर सकते हैं। रिग्रेशन प्रॉब्लम अगर आपने सॉल्व करना है तो आपकी आउटपुट लेयर जो है वो या तो ये लीनियर यूनिट ही होना चाहिए, लीनियर न्यूरॉन। ये लीनियर न्यूरॉन जो ये जो जेड है ना, जेड, अगर इसके आगे हम कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन ना लगाए ना तो इसको हम लीनियर न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वैसे तो ये लीनियर यूनिट होता है, लीनियर वेटेड सम ऑफ इनपुट्स होता है, इसलिए इसको हम उर्फ आम में लीनियर न्यूरॉन का नाम भी देते हैं। जो दूसरा इसमें एक आपके पास चॉइस है वो है आप रीलू यूज कर लें। क्यों? क्योंकि ना ये स्कोर कभी नेगेटिव में होंगे ना ये घर की प्राइस कभी नेगेटिव में होगी। तो रीलू जो है वो भी आप इस केस में यूज कर सकते हैं। तो ये आपके आउटपुट है। अच्छा, अब एक तीसरा जो प्रॉब्लम है हमारे पास, फर्ज करें मैं आपको इमेज देता हूँ और कहता हूँ बताएं कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है। और क्लासेस अब दो नहीं, अब तीन है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ कि ये इमेज कैट है, डॉग है या डियर है। ठीक है, सो नाउ दिस इज नो लॉन्गर अ बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। इसका मतलब है कि अगर ये बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम नहीं है तो ये सिग्मॉइड से भी सॉल्व नहीं हो सकता, ये 10H से भी सॉल्व नहीं हो सकता। तो इस किस्म के प्रॉब्लम को हम कहते हैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। मल्टी मल्टी सॉरी, क्लास का स्पेलिंग गलत हो गया, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। तो हर वो प्रॉब्लम जिसमें आपके पास जो आउटपुट क्लासेस हैं वो दो से ज्यादा हो उसे हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब हमने जितने भी न्यूरॉन पढ़े इनमें से कोई न्यूरॉन भी हमें मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की फैसिलिटी नहीं देता आउटपुट लेयर पे। तो इसका मतलब है कि इस किस्म के प्रॉब्लम्स के लिए हमें कोई और न्यूरॉन जो है वो चाहिए। तो आज का जो अब न्यूरॉन हम स्टडी कर रहे हैं, यानी जो आज का टॉपिक है, वो हमें मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है। इस पॉइंट तक अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। होता है। ओके, ऐसे सर जो एक बर्ड मॉडल होता है वो कौन सा डीलिंग नहीं मॉडल? कर। बर्ड सर, बर्ड BERT, बर्ड। वो किस चीज के यूज? बाई डायरेक्शनल ट्रांसफॉर्मर्स की बात कर रहे हैं बेटा, ये तो बहुत दूर है अभी। सर इसकी समझ ही नहीं आती बिल्कुल भी। इसकी इसकी समझ ये पता कब बहुत आएगी? हैवी। पहले आप ये करेंगे, उसके बाद फिर आप ये करेंगे, बल्कि इसके भी दरमियान में पहले आप ये करेंगे। उसके बाद आप ये करेंगे, उसके बाद फिर आप बाई डायरेक्शनल ट्रांसफॉर्मर करेंगे, फिर आप जीपीटी करेंगे।
इधर तक तो मेरा ख्याल हमने पहुंचना ही नहीं इस कोर्स में, सॉरी यार, ये क्योंकि ये इंट्रोडक्शन टाइप के मामला था ना, इसलिए। ठीक है, तो ये काफी आगे के मामला था, लेकिन गुड यार, इसका मतलब है कि आपका अच्छा इंटरेस्ट है इन मामला में। सही। सो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं उसे हम कहते हैं सॉफ्ट मैक्स। अच्छा, सॉफ्ट मैक्स जो है ये कोई एक न्यूरॉन नहीं होता, ये सॉफ्ट मैक्स जो है ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। तो इसलिए हम जब भी कहते हैं ना सॉफ्ट मैक्स, तो हम कहते हैं सॉफ्ट मैक्स ग्रुप। तो इसका पूरा नाम अगर हम कहें तो दिस विल ऑलवेज बी सॉफ्ट मैक्स ग्रुप। सॉफ्ट मैक्स ग्रुप जो है इसमें कितने न्यूरॉन्स होने चाहिए? ज्यादा ग्रुप तो मल्टीपल लोगों का होता है ना। अब फर्ज करें हमारा ये जो प्रॉब्लम था ऊपर कैट डॉग डियर का, इसमें हमारी आउटपुट क्लासेस जो थी वो 3 क्लासेस थी। तो इसका मतलब है कि सॉफ्ट मैक्स ग्रुप में हमें 3 न्यूरॉन्स चाहिए होंगे, हर क्लास के लिए एक एक। सिमिलरली अगर मेरा प्रॉब्लम, इसको अगर मैं जनरलाइज करूं, तो अगर मेरा मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम जो है उसमें मेरे पास n क्लासेस हैं। अब ये n कोई भी नंबर हो सकता है दुनिया में, तो इसका मतलब है कि सॉफ्ट मैक्स ग्रुप जो मैं आउटपुट लेयर पे लगाऊंगा उसके लिए मुझे n न्यूरॉन्स चाहिए हो। ठीक है, तो सॉफ्ट मैक्स ग्रुप में कितने न्यूरॉन होते हैं? जितने आपके प्रॉब्लम में क्लासेस होती है। जैसे हमारे केस में हम प्रॉब्लम जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो कैट डॉग एंड डियर प्रेडिक्ट करना है, तो इसलिए चूंकि 3 क्लासेस हैं तो इसलिए हमारा जो आउटपुट लेयर पे हम सॉफ्ट मैक्स ग्रुप लगाएंगे वो 3 न्यूरॉन्स से मिल के बनेगा। ओके, अच्छा, सॉफ्ट मैक्स जो है ये काम कैसे करता है? इसको आप यूं समझ लें कि इट्स सॉर्ट ऑफ एन एक्सटेंशन ऑफ सिग्मॉइड टू मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। ये आपके तीनों जो न्यूरॉन्स हैं, यानी ये जो आपके n न्यूरॉन्स हैं, अब मैं इसको n कहूंगा, ये आपके n न्यूरॉन्स से जो z निकलते हैं ना, जी आईज, ये उन जी आईज को प्रोबेबिलिटी स्पेस में मैप करता है, मैप्स देम टू प्रोबेबिलिटी स्पेस। अच्छा, मुझे ये बताएं प्रोबेबिलिटी स्पेस क्या होती है? क्यों जी, गलत बता दें, खैर गलत बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी स्पेस? तुक्का, कोई भी। अच्छा चले, मुझे ये बताएं कि हम किसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालें तो ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है और कम से कम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? 1 और 0। जबरदस्त, छा गए हैं। तो ये तो आपको पहले ही आता था, आपने सिर्फ बताना था 0 और 1 के दरमियान सारे नंबर जो है इसे हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी स्पेस कहते हैं। ठीक है ना? अब हमें लॉजिक भी पता है, क्यों? क्योंकि 0 से कम प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो इसलिए ये जो रेंज है ना 0 से 1 के दरमियान की, इसको हम प्रोबेबिलिटी स्पेस कहते हैं। तो सॉफ्ट मैक्स क्या करता है कि ये हर न्यूरॉन से आउटपुट लेके तमाम आउटपुट्स जो हैं उनको प्रोबेबिलिटी स्पेस में मैप करता है। उसका फायदा ये होता है कि हमें हर क्लास की प्रोबेबिलिटी मिल जाती है कि गिवन इमेज कैट इमेज है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, गिवन इमेज डॉग इमेज है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, गिवन इमेज डियर इमेज है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। सो दैट इज व्हाट सॉफ्ट मैक्स ग्रुप डज। अच्छा, ये कैसे करते हैं? हम ऐसा करते हैं, हम ना इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं इसकी मैथ की फॉर्म लिखूंगा, क्योंकि वरना इसकी मैथ की फॉर्म जो है ना वो थोड़ी सी डरावनी सी लगती है। सो लेट्स सॉल्व एन एग्जांपल, बल्कि हम यही वाली एग्जांपल जो है इसी को सॉल्व कर लेते हैं। सपोज करें हम, हमारे पास 3 क्लासेस हैं, कैट डॉग एंड डियर, और हमारे पास जो सॉफ्ट मैक्स ग्रुप है एक, हमारे पास जो सॉफ्ट मैक्स ग्रुप है उसको जो हमने z दिए, z0, z1,
Z2। अब Z0 जो है ये है 1.2, Z1 जो है ये है 0.9, Z2 जो है ये है 0.75। ओके जी, हमारे पास अब 3 Z आ गए। अब आप एक चीज जो आप नोट करेंगे वो ये कि ये तीनों वैल्यूज जो हैं, क्या ये प्रोबेबिलिटी स्पेस में है या नहीं है? नहीं है सर। बिल्कुल नहीं। वजह इसलिए है कि अगर आप प्रोबेबिलिटी स्पेस की खास बात यह कि अगर आप तमाम प्रोबेबिलिटीज को सम करें ना तो आंसर 1 आना चाहिए। तो इस केस में तो हमें नजर आ रहा है कि यार ये तो वैसे ही 1 से बाहर है। इन दोनों को भी सम करें तो ये 1 से बाहर चला जाता है, और तीनों को सम करें तो फिर तो 1 आना ही नहीं। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इन तीनों वैल्यूज को प्रोबेबिलिटी स्पेस में मैप करना है कि अगर z0 1.2 है तो इस ये प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, अगर z1 0.9 है तो ये प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, अगर z2 है तो 0.75 है तो ये प्रोबेबिलिटी क्या बनती है। सो लेट्स डू दैट। इसके लिए जो हम कैलकुलेट करते हैं सॉफ्ट मैक्स, दैट इज, पहले हम कैलकुलेट करते हैं सॉफ्ट मैक्स ऑफ Z0। ठीक है, हम पहले कैलकुलेट करेंगे e रेज टू पावर Z0 डिवाइडेड बाय तीनों जो Z है ना उनको e रेज टू पावर कर देंगे, e रेज टू पावर Z0 प्लस e रेज टू पावर Z1 प्लस e रेज टू पावर Z2। चलो जी, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले आज आप में से ना कोई एक दो लोग कैलकुलेटर जो है ना वो अपने रेडी कर लें, क्योंकि हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। सो ई रेज टू पावर 1.2 कैलकुलेट करना है हमने, और उसको हमने डिवाइड कर देना है ई रेज टू पावर 1.2 प्लस ई रेज टू पावर 0.9 प्लस ई रेज टू पावर 0.75। ठीक है जी, ओके जी। सो ई रेज टू पावर 1.2 क्या आता है जी? जो बच्चे कंप्यूटर पे हैं वो कंप्यूटर का कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। हिम्मत करें, शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। कंप्यूटर पे कोई है आज वैसे? ये सब लोग मोबाइल पे हैं। Sir, 3.3. छा गए हैं उसामा आप, जबरदस्त यार। 3.3 हम 2 डेसिमल तक कर लेते हैं उसामा, अगला डेसिमल भी बता दें। 20. 3.32 गुड हो गया जी। अच्छा जी, इसका मतलब मैं नीचे भी मैं एज इट इज इसकी जगह यही लिख देता हूँ प्लस। ओके जी, अब हमने कैलकुलेट करना है ई रेज टू पावर 0.9। 2.45. 4 5 के आगे कोई बड़ा नंबर है 5 से या छोटा नंबर है? 9. फिर हम इसको 2.46 कर देते हैं। जबरदस्त जी उसामा। अब हमने e रेज टू पावर 0.7 कैलकुलेट कर लिया। 2.117. इसको हम 2.12 करते हैं। जबरदस्त। सो नाउ 3.32 डिवाइडेड बाय, अगर हम इन तीनों को सम करें तो ये बनेगा 46 48 50। It should be 7.9 I guess. ठीक है जी, सही है ये। Sir, ये बनेगा 0.42. जबरदस्त 0.42। ओके जी, हमने ये सॉल्व किया। अब हम अगला वाला जो है वो
इसको जरा डिफरेंट कलर से सॉल्व कर लेते हैं. Let's use blue color. Okay, so now we are going to solve z1. This is going to be equal to e raised to power z1 divided by e raised to power z0 plus e raised to power z1 plus e raised to power z2. और अगर हम इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो वो हमारे पास मौजूद है अब डायरेक्टली. 2.46 divided by 2.46 plus 2.12. This is equal to 2.46 divided by 7.9, which is equal to 0.311. 0.311. Yes, sir. इसको हम 0.31 लिख लेते हैं सिर्फ. ठीक है. ओके जी, जबरदस्त हो गया. ओके जी, मेरा ख्याल है अब हम नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं. आप लोग ये वैल्यू याद कर लें, ये आपने मुझे लिखवानी है. ठीक है, स्क्रीनशॉट कोई बच्चा ले ले. ओके गुड. सो नाउ वी नीड टू कैलकुलेट softmax of z2, which is going to be equal to e raised to power z2 divided by r0 plus z2, which is equal to, ये 2.11 था I guess. Yes, sir. 2.12. 2.11 था. ओके जी, ये 2.46 था, ये 2.11 था, ये मेरा ख्याल 3.32 था. So this is going to be 2.11 divided by 7.9, which is equal to, सर ये 2.12 था क्योंकि नेक्स्ट पे 7 आ रहा था ना. 2 कर okay, fine, good, let's do it. सही, 2.12 सही हो गया. ओके जी, अब इसका आंसर क्या आया? 0.268. 0.268. Yes, sir. लेट्स डू इट 0.27. सही है. अच्छा जी, अब आप नोट करें तो हमारे पास Z1, Z2 और Z3 जो 3 क्लासेस के लिए थे, उस वो क्लासेस थी कैट, डॉग, डियर. तीनों को हमने प्रोबेबिलिटी स्पेस में कन्वर्ट किया. 0.27 था, ये 0.42 था, और ये क्या था, 0.31 था. अच्छा, सबसे पहले अब अगर हम क्लेम कर रहे हैं कि ये प्रोबेबिलिटीज है, तो सबसे पहले हमने ये वेरीफाई करना है कि क्या ये वाकई प्रोबेबिलिटीज है. तो इसका तरीका ये है कि आप इन तीनों को सम करें तो इट शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1. क्या ये 1 है? Yes, sir. जबरदस्त हो गया. इसका मतलब है कि ये दिस इज एक्चुअली the probability of given image being a cat, this is the probability of given image being a dog, and this is the probability of image being a deer. ठीक है. सो इस अब आपने ये नोट किया कि किस तरह हमारा जो सॉफ्ट मैक्स ग्रुप था उसने हमें एक इमेज के डिफरेंट क्लास से बिलोंग करने की प्रोबेबिलिटी रिटर्न की. अब अगर हमने एक क्लासीफायर बनाना है तो हम क्या करेंगे, जो इसमें से सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी हम रिटर्न कर देंगे जी के गिवन इमेज जो है उसकी चूंकि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कैट की है इसलिए वो कैट इमेज है. तो उसके बाद फिर हम अपना जो क्लासीफायर है मल्टी क्लास क्लासीफायर उसको इवेलुएट कर सकते हैं. सो दैट इज हाउ सॉफ्टमैक्स वर्क. तो अब चूंकि हमें आइडिया हो गया तो अब वी आर रेडी टू राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म व्हिच इज सिग्मा. ये साइन सेम सिग्मॉइड वाला यूज होता है सॉफ्टमैक्स से. क्यों? क्योंकि मैंने आपको
बताया था दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ सिग्मॉइड फॉर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन. Softmax of Zi is given by e raised to power Zi divided by sigma k is equal to 1 to n e raised to power zk. तो essentially आपको पता है ये क्या हो रहा है, ये e raised to power z2 है और नीचे बाकी सारे z जो हैं वो as it is लिख रहा हूँ, वो जितने भी z है हमारे पास. तो इसको बस हमने जनरलाइज्ड मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा. इट्स एसेंशियली द सेम थिंग जो हमने इधर परफॉर्म की है. ठीक है, तो ये हमारा जो सॉफ्टमैक्स ग्रुप है ये उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है. अब ये n जो है ये 3 भी हो सकता है और ये 100 या 1000 ये कोई भी हो सकता है. इट इज एक्चुअली द नंबर ऑफ क्लासेस इन योर मल्टी क्लास प्रॉब्लम. ओके जी, इस पॉइंट तक अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें. दिस इज द सॉफ्टमैक्स ग्रुप. अगर नहीं तो उसके बाद फिर मैं इसका सिर्फ डेरिवेटिव लिख दूंगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है. एनी क्वेश्चन टिल दिस पॉइंट? सर ये के क्या है? के जो है बेटा देख, के जैसे फॉर लूप में आप आई नहीं यूज करते, यहाँ फॉर लूप में के है. पहले ये 0 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा. बल्कि इसको हम Z1 Z2 और Z3 लिख लेते हैं. पहले ये 1 हो तो जाएगा, सर- फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा. और बताइए। n मतलब के टोटल कितने हैं? जी n जो है ये हमारी टोटल नंबर ऑफ क्लासेस है. टोटल नंबर ऑफ क्लासेस. और हमने जो एग्जांपल की उसमें ये n कितना था? 3 था. ठीक है, ओके गुड. किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन? ओके सो अब अगर इसका जो डेरिवेटिव है वो थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए है कि ये जो सॉफ्ट मैक्स है इट्स एक्चुअली अ वेक्टर फंक्शन. ठीक है, वेक्टर फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो आपको वेक्टर रिटर्न करता है. अभी तक हमने बाकी जितने पढ़े थे सिग्मॉइड, रिलू, वो क्या थे? वो स्केलर फंक्शंस थे. वो आपसे वेक्टर एक्सेप्ट तो करते थे लेकिन रिटर्न आपको एक स्केलर वैल्यू करते थे. लेकिन सॉफ्टमैक्स ग्रुप जो है ये आपसे डिफरेंट, जो z एक्सेप्ट करता है आपको रिटर्न ये क्या करता है? एक वेक्टर ऑफ प्रोबेबिलिटीज करता है. सो एसेंशियली दिस इज कॉल्ड अ वेक्टर फंक्शन. वेक्टर फंक्शन की खास बात यह है कि वेक्टर फंक्शन के जो पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं ना उन्हें हम ग्रेडियंट्स नहीं कहते. ग्रेडियंट सिर्फ स्केलर फंक्शन के डेरिवेटिव्स को कहते हैं. सो दिस इज नॉट अ ग्रेडियंट. वेक्टर फंक्शन के डेरिवेटिव्स को हम एक नाम देते हैं विच इज कॉल्ड जैकोबियन. लेकिन हम अपनी आसानी के लिए वेक्टर फंक्शन के जो डेरिवेटिव हैं उन्हें डेरिवेटिव ही कह लेंगे. लेकिन एसेंशियली ये वेक्टर फंक्शंस इतने ज्यादा होते हैं कि इसके लिए हमारे पास कैलकुलस की एक पूरी ब्रांच है जिसे हम कहते हैं वेक्टर कैलकुलस. ठीक है, सो इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the rate of change of vector functions. तो ये जैकोबियंस का कॉन्सेप्ट जो है ये यूजुअली वेक्टर कैलकुलस का बड़ा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है. ओके सो अब अगर हमने इसको सॉल्व करना है तो ये फंक्शन जो है ये आप देख रहे हैं कि इसमें एक ऊपर फंक्शन है, एक नीचे है. तो आपको अगर याद हो तो हमारे पास कैलकुलस में होता था कोशेंट रूल. जैसे चेन रूल होता था ना, इसी तरह एक कोशेंट रूल होता था. कोशेंट रूल ये कहता था कि अगर आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स है विच इज जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच ऑफ एक्स, तो इसका जो डेरिवेटिव है उसकी फॉर्म क्या होगी? ये डैश को आप अगर डेरिवेटिव समझे तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू जी फंक्शन का डेरिवेटिव एच फंक्शन एज इट इज माइनस एच फंक्शन का डेरिवेटिव जी फंक्शन एज इट इज डिवाइडेड बाय एच फंक्शन का स्क्वायर. मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको जानी पहचानी लग रही होगी अगर आपने कैलकुलस कैल 1 कैल 2 में आपका इससे वास्ता जरूर पड़ा होगा. सो दिस इज कॉल्ड कोशेंट रूल. ठीक है, चूंकि इस केस में हमारा जो
सॉफ्ट मैक्स फंक्शन है, इट्स अ कोशेंट फंक्शन, या कि ई ऊपर भी एक फंक्शन है नीचे भी, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कोशेंट रूल यूज करते हैं। लेकिन अब मैं इसकी सिर्फ फाइनलाइज्ड फॉर्म लिख रहा हूँ, और चूंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव्स है तो आई वुड राइट दैट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ai with respect to zi is equal to ai आपको बताया कि इसकी एक्टिवेशन है, ठीक है ना। so this is actually ai which is equal to soft max of zi। तो ये इस एक्टिवेशन को मैंने ai कहा, ai into 1 minus aj when I is equal to j and minus ai aj when I is not equal to j। तो this is how we calculate the Jacobian of softmax group। ओके जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेंसरफ्लो जो है वो स्टार्ट करेंगे और फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क इम्प्लीमेंट करेंगे। सर अटेंडेंस लगा दे। अटेंडेंस लगा दे सर। अच्छा, वाह यार, मैं तो समझ रहा था आप पता नहीं कोई बड़ी टेक्निकल बात पूछने लगे। सर ये आई और जे का एक दफा बता देंगे प्लीज। जी बेटा जरूर। देखें, जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि इस केस में ये आई है और बाकी सारे जो थे ये जे थे, ठीक है ना। इस केस में भी ये जो आई है ये वो एक्टिवेशन है जो एवेलुएट हो रही है, उसके अलावा जितनी जो है वो सारी की सारी जो है वो जे है, ठीक है। क्योंकि हम ए आई को जेड आई से एवेलुएट कर रहे हैं तो ये आई कभी ना कभी जे की वैल्यू भी लेगा। अगर आई और जे बराबर होंगे तो फिर डेरिवेटिव ये होगा, अगर ये आई और जे डिफरेंट होंगे तो फिर डेरिवेटिव ये होगा। इट वाज अ गुड क्वेश्चन, शाबाश। ठीक है जी, मामला कुछ बेहतर हुए। चलें, शाबाश, गुड। अच्छा जी, गुड जी, आज के लिए फिर इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क की इम्प्लीमेंटेशन पे बात करेंगे। और अब जिनकी अटेंडेंस का इशू है वो रुके रहे, बाकी जो है दे कैन लीव नाउ। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, हारून आमिर। सर सना हमीद। जी बेटा, एक मिनट दो। हारून आमिर, हारून अटेंडेंस हो गई, सना हमीद अटेंडेंस हो गई, ओके सर, थैंक यू। आकिब अटेंडेंस हो गई है, सलमान सलमान अटेंडेंस हो गई है बेटा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज़।